सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी कि एक का कानून या एक का तरीका या कह लीजिए एक का ज्ञान, ये किताब में दी गई जानकारी मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ रही हूँ, जिसे आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं या सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फ्री विल के ऊपर आधारित है, जो आपको अनंत रचयिता द्वारा प्रदान की गई है। इस किताब का 1754वां, जो मई 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। तो कल हमने अ, थोड़ा सा इसके बारे में देखा था। अभी उससे आगे हम उसको लेके चलते हैं। तो आगे का प्रश्न पूछते हुए डॉन बोलते हैं, इस समय पर इस ग्रह पर ऐसी कितनी इकाइयों ने जन्म लिया है जो उस दर्जे के हैं जो अपने सभी माध्यमों को बना रही है। तो हमने जो माध्यम के बारे में बात की थी, उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आपके सवाल को अनिश्चित पाते हैं, जवाब देते हुए रा ने बताया, लेकिन इतना जवाब दे सकते हैं कि उन लोगों की संख्या जिन्होंने अपने बाहरी माध्यम पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लिया है, वो काफी कम है। इस स्थान समय के बंधन में कटा योग्य अधिकांश लोगों का बाहरी मायाजाल पर आंशिक नियंत्रण है, और वो बाहरी माध्यम का इस्तेमाल अपने उस झुकाव पर करते हैं जो अभी संतुलित नहीं है। तो डॉन आगे पूछते हैं, खुद की सेवा वाले झुकाव के मामले में किस तरह के माध्यम वो इकाइयां लगाते हैं जो इस रास्ते पर चलते हैं। जब वो उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां वो खुद अपने माध्यम की योजना बना सकते हैं, तो राय उसका जवाब दे रहे हैं कि नेगेटिव झुकाव वाली इकाई इस तरह से योजना बनाएंगे जिसमें वो उन सभी चीजों को और सचेत इकाइयों से अधिक विभाजन और उन पर नियंत्रण कर सके, जिन्हें वो खुद का हिस्सा ना समझकर अलग समझते हैं। तो डॉन आगे पूछते हैं, मेरा मतलब था कि मैं समझ गया हूँ कि एक पॉजिटिव झुकाव वाले इकाई माध्यम को इस तरह से प्रोग्राम करेंगे जिससे कि इसका परिणाम शारीरिक दर्द होगा। यदि वो, जैसे कि मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि एक इकाई कुछ ऐसा प्रोग्राम कर सकती है जिसमें उसे शारीरिक दर्द का अनुभव होगा, यदि वह उस रास्ते पर ना चले जिसे उसने चुना है। क्या यह सही है? तो राब बोलते हैं, कृपया अपने सवाल को दोबारा पूछे। तो डॉन आगे पूछते हैं, एक पॉजिटिव झुकाव वाला इकाई एक जन्म में सोच और गतिविधियों के एक निश्चित संकरे रास्ते को चुन सकता है और ऐसी परिस्थिति को प्रोग्राम कर सकता है जिससे यदि वो उस रास्ते पर ना चले जिसे उसने चुना है तो उसे शारीरिक दर्द हो सकता है। क्या यह सही है? तो रा बोलते हैं
कि हाँ ये सही है। तो जैसे बोला कि आगे यानी यहाँ जो प्रश्न है, तो हमें जैसे पता है कि जब भी यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है तो अपना जो भी काम करना है वो वहां पे से डिसाइड करके आता है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति, यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आने के बाद अगर शायद वो अपने रास्ते से भटक जाए, तो फिर वो ऐसे प्रोग्राम कर सकता है कि जो चीज के लिए वो आए हैं, यानी जो रास्ते पे चलने के लिए आए हैं, तो वो उस पे ना चल के कहीं और भटक जाए, तो उसे शारीरिक दर्द हो सकता है क्या? तो राह बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे हो सकता है। तो डॉन आगे पूछ रहे हैं, क्या एक नेगेटिव झुकाव वाला इकाई ऐसा कुछ करेगा? क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? तो राव उसका जवाब में बोलते हैं कि एक नेगेटिव झुकाव वाला व्यक्तिगत इकाई आमतौर पर धन के लिए, आसान जीवन के लिए और अधिकतम ताकत पाने के अवसरों के लिए प्रोग्राम करेगा। इस प्रकार कई नेगेटिव इकाइयों में एक शारीरिक विकृति होती है जिसे आप खराब स्वास्थ्य कहते हैं। हालांकि एक नेगेटिव झुकाव वाला इकाई क्रोध, घृणा और हताशा जैसे तथाकथित नेगेटिव भावनात्मक विचार प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक दर्दनाक स्थिति चुन सकते हैं। ऐसी इकाई अपने पूरे जीवन के अनुभव को घृणा या क्रोध के बिना धार वाले यानी क्रोध के बिना धार वाले यानी ब्लंट किनारे को तेज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनका झुकाव और अधिक नेगेटिव या विभाजित ध्रुव का हो सके। तो आमतौर पे ऐसा बोलते हैं कि बहुत किसी के पास, जैसे मान लीजिए गरीब आदमी काम करने के लिए चलेगा और बहुत अमीर आदमी उसे बचाने के लिए चलना पड़ता है, तो उसी तरह का कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो नेगेटिव झुकाव वाले जो व्यक्ति है, तो उनके पास बहुत सारा ऐशो आराम सब हो सकता है, बट खराब स्वास्थ्य भी शायद उनके साथ हो सकता है। तो अगर वो नेगेटिव झुकाव वाला होता है तो वो ऐसी सब दर्दनाक स्थिति चुन सकते हैं ताकि वो अधिक से अधिक नेगेटिव बन सके, ऐसा भी हो सकता है। तो डॉन आगे पूछते हैं, अब ऐसा लगता है कि हम हमारे जन्म लेने से पहले या किसी भी जन्म में जब एक इकाई के रूप में विकास की प्रक्रिया के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं और एक रास्ता चुन लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तभी किसी पॉइंट पर हम अपने जीवन के अनुभव में उन माध्यम के अनुभव को प्रोग्राम कर पाते हैं जो ऊर्जा ऊर्जा केंद्रों को खोलने और संतुलन करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। क्या ये सही है? तो रा बोलते कि हाँ सही है। यानी कि हमने जो पिछले सत्रों में देखा ऊर्जा केंद्र है, तो सबसे पहले तो उनको खोलना है, फिर उनको सक्रिय करना है, फिर उनका संतुलन करना है। तो जो जागरूक हो जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो पॉजिटिव झुकाव की तरफ है वही जागरूक हो जाए। तो जो नेगेटिव झुकाव वाले होते हैं तभी वो भी जागरूक होते हैं, तो वो अपने जो जो माध्यम के बारे में बात किया था, तो वो माध्यम के अनुभव को प्रोग्राम कर सकते ताकि ये ऊर्जा केंद्र को खोलने में और संतुलन करने की प्रक्रिया में मदद कर पाए। तो डॉन आगे पूछते हैं, यदि पिछले जन्म से देखें तो जिसे आप भौतिक रूप से जन्म ली गई अवस्था कहते हैं, जो पूर्ण या लगभग पूर्ण अवस्था में है, तो उसका उद्देश्य उस समय ऐसा लगता है कि प्रोग्राम किए गए माध्यम का अनुभव करना है और फिर उस माध्यम को एक कार्य हिसाब से आगे विकास करना है। क्या ये सही है? तो रा बोलते हैं कि हम स्पष्टता के लिए पुनः दोहराएंगे, किसी भी इकाई के भौतिक रूप से जन्म लेने या फिर उसके अस्तित्व का उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा का विकास करना है। ऐसा करने के लिए माध्यम का होना जरूरी नहीं है। हालांकि माध्यम के बिना विकसित होने की इच्छा और उस प्रक्रिया में विश्वास सामान्य रूप से मैनिफेस्ट नहीं होता है और इस प्रकार विकास भी नहीं होता है। इसलिए माध्यम को प्रोग्राम किया जाता है और इस प्रोग्राम को इकाई की अलग अलग आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किया जाता है। इस प्रकार यह इच्छा करने योग्य है कि एक इकाई सचेत होकर अपने अनुभव संबंधी माध्यम की आवाज को ध्यान से सुने, उसे बटोरे या इकट्ठा करे, जिसे
बटोरने के लिए उसने जन्म लिया है। तो डॉन आगे पूछते हैं, तब ऐसा लगता है कि जो लोग पॉजिटिव रास्ते में हैं, उसी के विपरीत वो लोग हैं जो नेगेटिव रास्ते पर है। उनको पहले तीन किरण में, यानी कि लाल, नारंगी और पीले में, ठीक एक दूसरे के विपरीत उद्देश्य होगा। हर रास्ता किरणों का ठीक हर रास्ता किरणों का ठीक विपरीत तरीके से उपयोग करने का प्रयास कर रहा होगा। क्या ये सही है? तो राव बोलते हैं कि ये आंशिक रूप से और काफी हद तक सही है। इकाई को बनाए रखने के लिए आवश्यक हर केंद्र में ऊर्जा होती है, जो कि सही रचना और संरचना में अनुभव के लिए वाहन होता है। दोनों, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव इकाई संपूर्णता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक केंद्र के इस छोटे से हिस्से को बचाकर रखता है। हालांकि इस बिंदु के बाद ये सही है कि नेगेटिव इकाई अपने नीचे के तीन केंद्रों का इस्तेमाल विभाजन के लिए, दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए, व्यक्तिगत दावे से, यानी कि बस अपनी ही बात को आगे रखने से, और आपके समाजों में होने वाली गतिविधि में करेगा। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव झुकाव वाले व्यक्ति यानी इकाई के बारे में बात की जा रही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो इकाई रहेगा या व्यक्ति रहेगा, तो उसमें क्या फर्क रहेगा। इसके विपरीत पॉजिटिव झुकाव वाली इकाई तीव्र लाल किरण यौन ऊर्जा को हरे किरण ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा और नीले और इंडिगो में चमकेगा। और ठीक इसी तरह को वो खुद की ऊर्जा को समाज में भी परिवर्तित करता है, जिसमें इकाई लीन होकर दूसरों की सेवा करता है और बदले में पाने की अपेक्षा के बगैर दूसरों को अपनी चमक या प्रकाश देता है। तो यहाँ पे हम पूरी तरह से जो अ, दोनों के बीच में जो फर्क है वो देख सकते हैं कि जो नेगेटिव झुकाव वाली व्यक्ति रहेगी, वो जो केंद्रों का, जो नीचे के तीन केंद्र जैसे लाल, नारंगी और पीले केंद्रों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा विभाजन और दूसरों पे नियंत्रण करने के लिए करते हैं। वैसे ही जो पॉजिटिव झुकाव वाली व्यक्ति है, तो वो क्या करेगी कि ये सारी जो भी तीन रंग है या तीन ऊर्जा केंद्र है, उसमें से वो आगे की ऊर्जा केंद्र की तरफ, यानी कि अभी उसके आगे पीले से आगे ऊर्जा केंद्र है हरा, तो वो सबसे पहले यानी लाल किरण जो यौन ऊर्जा की तरह है, वो उसको भी किसमें परावर्तित करेगा यानी बदल देगा। हरी ऊर्जा यानी सबके लिए प्रेम, सद्भाव, और वो दूसरों की सेवा में ही रत रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी सेवा की उसके बदले में मुझे कुछ मिल जाए। वो बिना अपेक्षा के दूसरों की सेवा करने में लीन रहते हैं और अपनी जो ये अच्छाई है या तो फिर जो उनके अंदर जो अच्छे भाव है, वो आजू बाजू जो उनके परिसर में आजू बाजू रहने वाले लोग हैं उनके अंदर भी वो परिवर्तित करता है। तो डॉन आगे पूछते हैं, क्या आप इन ऊर्जा केंद्रों में प्रवेश करने वाली ऊर्जा के बारे में बता सकते हैं? क्या आप इसके स्रोत से इसका रास्ता, इसका रूप और इसके प्रभाव के बारे में बता सकते हैं? मुझे नहीं पता कि यह संभव है, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो रा बोलते हैं कि यह आंशिक रूप से संभव है। तो डॉन आगे पूछते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे? तो रा समझाते हुए बोलते हैं कि सभी ऊर्जा का स्रोत प्रेम पर स्वतंत्र इच्छा की क्रिया से होता है। यानी कि प्रेम की स्वतंत्र रूप से इच्छा करने पर ये ऊर्जाएं चलती है। इन सभी ऊर्जा की प्रकृति रोशनी जैसी होती है। इकाई में इसके प्रवेश के दो तरीके हैं। सबसे पहले हमारे अंदर की रोशनी है, जो हमारा ध्रुव तारा है, वो तारा जो हमें मार्गदर्शन करता है। यह सभी इकाइयों को जन्म से मिला हुआ अधिकार और सच्चा स्वभाव है। यह ऊर्जा हमारे अंदर ही रहती है। प्रवेश का दूसरा बिंदु उत्तर तारे के विपरीत ध्रुवीय तारा यानी पोलर है, और इसे इस तरह देखा जा सकता है, यदि आप अपने भौतिक शरीर को चुंबकीय क्षेत्र के समान इस्तेमाल करना चाहें, तो ये ऊर्जा पृथ्वी से पैरों के माध्यम से और रीढ़ के नीचे वाले पॉइंट से होते हुए अंदर आती है। वह बिंदु जहां से सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल रोशनी की ऊर्जा प्रवेश करती है, वो तब तक
एक सा रहता है जब तक कि यह ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से अपनी छानने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर देती है। यानी कि ये हमारे चक्रों के अंदर से होते हुए छनते हुए जाती है। प्रत्येक केंद्र की आवश्यकताएं और क्षमता जिसके साथ व्यक्ति ने अंदर की रोशनी में टैप करना सीखा है, वो तय करता है कि इन अंदर की और आने वाले प्रवाहों का इकाई द्वारा किस तरह से उपयोग किया गया है। यानी कि ये रोशनी किस प्रकार से किस प्रकार उसके चक्रों से होते हुए अंदर की ऊर्जा से मिलेगी। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो ऊर्जा है, तो वहां पे दो तरीके हैं। तो एक तो हमारे अंदर ही है, अनंत रचयिता ने जो रोशनी, जो हमारा ध्रुव ध्रुव तारा इसीलिए बोला गया, यानी यहाँ पे लिखा गया क्योंकि जैसे दिशा बताने के लिए अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, पर जब नहीं थी तब ध्रुव तारे की मदद से जो पानी में जहाज या कोई भी आगे चलते थे उनको वो रास्ता दिखाते थे। तो उसी तरह से उनको बोलते हैं, हमारे अंदर जो एक रोशनी दी गई है उसको ध्रुव तारा बोला है। और दूसरा जो है, तो यूनिवर्सल जो रोशनी है या ऊर्जा है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो जो हमारे पैरों के माध्यम से, या तो फिर हमने जैसे बताया ये जो ऊर्जा है, तो उसके अंदर रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही सारे चक्र रहते हैं या ऊर्जा केंद्र रहते हैं, तो वहां नीचे वाले पॉइंट से होके ऊपर आती है। तो जब आती है तब तो सेम ही रहती है, बट जब भी वो ऊर्जा केंद्रों से गुजरती है फिर उसके छानने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं करती है, बट वो अंदर चक्रों से आते आते छनते हुए जाती है। तो जॉन आगे पूछते हैं, क्या अनुभव संबंधी माध्यम उसी रास्ते पे चलता है? यह एक बेवकूफी भरा सवाल हो सकता है। तो राह बोलते हैं, यह एक अर्थहीन सवाल नहीं है, क्योंकि ऊर्जा केंद्रों के माध्यम और आवश्यकताएं या विकृति दो विचार हैं जो आपस में कसकर जुड़ी हुई है, जैसे कि रस्सी के दो धागे। तो डॉन आगे पूछते हैं, फिर आपने पिछले सत्र में बताया था कि अनुभव संबंधी माध्यम को सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव द्वारा अनुभव किया जाता है और जिंदा रहने या अस्तित्व के संबंध में इसका आकलन किया जाता है इत्यादि। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था, क्या आप इस विचार पर विस्तार से समझा सकते हैं? तो रा बोलते हैं, हमने छानने की प्रक्रिया के बारे में बताया था, जिसके द्वारा अंदर आने वाली ऊर्जा ऊपर की ओर खींचती है, जो कि प्रत्येक ऊर्जा केंद्र की विकृतियों और अंदर की रोशनी की जागरूकता से निकलने वाली इच्छा शक्ति या इच्छा की क्षमता के अनुसार होती है। यदि हम और स्पष्टता से बताएं, तो कृपया इस सवाल को और स्पष्टता के साथ पूछिए। तो डॉन बोलते हैं, मैं यह बयान दूंगा जो खुद कुछ हद तक विकृत हो सकता है और मैं इसे आपको ठीक करने देता हूँ। तो वो आगे पूछते हैं कि हमारे पास पैरों और रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग के माध्यम से आने वाली पूरी ऊर्जा है, जो इकाई को उस तरह से प्राप्त होती है जिसे हम प्रकाश कहते हैं। लाल से वायलेट तक के प्रत्येक ऊर्जा केंद्र से ये ऊर्जा वैसे ही मिलती है, ये छनती जाती है और उस ऊर्जा के एक हिस्से का ही उपयोग होता है। क्या ये सही है? तो रा बोलते हैं, यह काफी हद तक सही है। अपवाद इस प्रकार है, ऊर्जा का प्रवेश इंडिगो किरण के साथ समाप्त होता है, जबकि वायलेट किरण पूरे केंद्रों का एक थर्मामीटर या संकेत होता है। तो जैसे ये यहाँ पे पूछा तो एकदम स्पष्ट ही है। तो डॉन आगे इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि जब ये ऊर्जा उन ऊर्जा केंद्रों द्वारा अवशोषित की जाती है, किसी बिंदु पर यह न केवल उसके अस्तित्व में अवशोषित होती है, बल्कि ऊर्जा केंद्र के माध्यम से बाहरी रूप से भी चमकती है। मेरा मानना है कि यह नीले केंद्र से शुरू होता है और इंडिगो और वायलेट के साथ भी ऐसा होता है। क्या ये सही है? तो रा बोलते हैं कि अरे रुकिए, अभी तो मैंने पिछले सवाल का भी जवाब नहीं दिया है। तो शायद इस प्रकार दोनों का जवाब यह कर कर दे सकते हैं कि पूरी तरह से सक्रिय इकाई में ऊर्जा केंद्र को ट्यून करने के लिए अंदर की ओर आने वाली रोशनी के छोटे हिस्से की जरूरत होती है। बाकी की बची हुई रोशनी का बड़ा भाग ऊपर की ओर प्रवाहित होने और आकर्षित होने के लिए
स्वतंत्र होती है। यानी यहाँ पे जो बात चालू हो रही है वो यहाँ तक ये हो रही है कि ऊर्जा एक तो अंदर की रोशनी है जो हमको अनंत रचयिता के द्वारा प्रदान की गई है। दूसरी जो ऊर्जा है वो पृथ्वी के माध्यम से यूनिवर्सल ऊर्जा है, वो पैरों या रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले केंद्र के द्वारा प्रवेश होती है। अभी जब ये रोशनी प्रवेश होती है तो पहले से ही वो छनी नहीं जाती, लेकिन वो जैसे जैसे हर ऊर्जा केंद्र में आती है तो वो ऊर्जा केंद्र जैसे हमने देखा है कि उसको पहले सक्रिय करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ी सी ऊर्जा वहां पे अवशोषित हो जाती है। तो जो बाकी बचती है वो ऊर्जा क्या होती है, तो उसको नेचुरली ही वो ऊपर की तरफ प्रवाहित होने के लिए, आकर्षित होने के लिए वो स्वतंत्र रहती है। तो फिर साथ में जो डॉन ने दूसरा जो सवाल पूछ लिया था कि दूसरे सवाल का पूरी तरह से जवाब देने के लिए हम यह कह सकते हैं कि यह सही है कि रोशनी या रेडिएशन बिना किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता के नीली किरण से शुरू होती है। हालांकि हरी किरण महान माध्यमिक या बीच की किरण होने के कारण इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक कि सभी प्रकार की ऊर्जा के स्थानांतरण या ट्रांसफर का अनुभव नहीं किया जाता है और उस पर काफी हद तक महारत हासिल नहीं कर ली जाती है, तब तक नीले और इंडिगो किरण में रुकावटें होंगी। तो फिर से वायलेट किरण की चमक इस परिस्थिति में एक ऐसा स्तोत्र या साधन है जिससे इंडिगो किरण के माध्यम से अनंत बुद्धिमानिता से संपर्क किया जा सकता है। इसकी चमक तब वायलेट नहीं बल्कि हरे, नीले या इंडिगो होंगे, जो इस प्रकार की बुद्धिमानी की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसे अनंत ने देखे या समझे जाने वाले ऊर्जा में लाया है। इस मामले में ग्रीन रे का प्रकार का चमक हीलिंग है, ब्लू रे आपसी बातचीत या सूचना का आदान प्रदान और प्रेरणा है। इंडिगो उस माहिर की ऊर्जा है जिसका विश्वास में अपना स्थान है, यानी कि जिसका अनंत रचयिता पर अटूट विश्वास है। तो डॉन आगे पूछते हैं, क्या होगा यदि एक इकाई ध्यान की अवस्था में अपने इंडिगो केंद्र में एक एहसास का अनुभव करता है, तो वह क्या महसूस कर रहा है? तो राह बोलते हैं कि इस कार्य का अंतिम पूर्ण सवाल होगा, वह जो इस सक्रियता को महसूस करता है वह उस ऊर्जा केंद्र में अंतः प्रवाह का अनुभव कर रहा है जिसका उपयोग या तो उस इस ऊर्जा केंद्र को खोलने या सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है, या इसमें ट्यूनिंग हो रही है ताकि ये अन्य ऊर्जा केंद्रों से हार्मोनिक्स या एक लय में आ जाए, या फिर अनंत बुद्धिमानिता के प्रवेश द्वार को सक्रिय करता है। हम एकदम सही सही नहीं बता सकते, क्योंकि इन तीन कार्यों में से प्रत्येक का अनुभव उस इकाई द्वारा किया जाता है जो इस भौतिक जटिल विकृति को महसूस करती है। यानी कि सभी में इसके अनुभव अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो है, अभी जैसे हम लोगों को पता है कि जो हम जो यहाँ पे आगे की घनत्वता में जाएंगे तो वहां का जो है ग्रीन रे जो है वो यहाँ पे बहुत जरूरी है। जब तक वो बैलेंस नहीं होता तब तक आगे के नीले या इंडिगो या वायलेट का ऊपर कुछ भी हो नहीं सकता है। तो ग्रीन रे का प्रकार चमक हीलिंग है, तो यहाँ पे हर एक जो रे यानी जो ऊर्जा केंद्र है या उसका जो प्रकाश है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि ब्लू रे आपसी बातचीत या सूचना का आदान प्रदान और प्रेरणा है। इंडिगो उस माहिर की ऊर्जा है जिसका विश्वास में अपना स्थान है, यानी कि जिसका अनंत रचयिता पर अटूट विश्वास। और फिर बाद में ये जो बता रहे हैं रा कि ये जो है इंडिगो केंद्र में जो अनुभव होता है हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अनुभव होता है। तो ये अनुभव जो है उसके बाद जो सारे अगर ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो गए, उसको ट्यूनिंग में लाए गए, तो उसके बाद बुद्धिमानिता के प्रवेश द्वार को ये सक्रिय कर सकते हैं। तो ये एकदम आसान नहीं, एकदम हर एक व्यक्ति के लिए अलग होता है। तो वो राह बोल रहे हैं कि हम ये बता नहीं पाएंगे पूरी तरह से। तो वो आगे पूछते हैं कि क्या कार्ला को छोड़ने से पहले कोई छोटा सवाल है? तो डॉन पूछते हैं, मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि ऐसा कुछ है जिसे हम कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने के लिए
या संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं? तो हर बार तो डॉन ये प्रश्न पूछते हैं, तो इस बार रा ने भी बोला कि कृपया कार्ला के गर्दन को सहारा देने की आवश्यकता के बारे में जागरूक रहे, बाकी सब ठीक है। और अंत में बोलते हैं कि हम रा है, हम आपको, हमारे दोस्तों को एक अनंत चेता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं। इसलिए एक अनंत चेता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़े। आदने मेरे दोस्तों, आदने वासु। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.